सलाम दोस्तों, पिछले महीने स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद निकली बांग्लादेश में प्रोटेस्ट करने के लिए। शुरू में तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल थे, लेकिन शेख हसीना के एक जुमले ने पूरी सिचुएशन को बदल के रख दिया। शेख हसीना का कहना था कि अगर फ्रीडम फाइटर के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी तो क्या रजाकारों के बच्चों को नौकरियां मिलेंगी। इस रजाकार के एक जुमले ने प्रोटेस्टर को ट्रिगर कर दिया और फिर खेलेगी एक खूनी होली स्टूडेंट के दरमियान। इस प्रोटेस्ट में 300 से ज्यादा स्टूडेंट मारे गए और इस प्रोटेस्ट का रिजल्ट यह निकला कि डिक्टेटर हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। Hasina has had to flee her own country, a country that her father helped liberate from Pakistan, a country that she helped build. Earlier today she landed in India. कई गोदी यूट्यूबर और गोदी मीडिया इस सारी सिचुएशन पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाना चाहते हैं। आइए एक्सपोज करते हैं सारी सिचुएशन को आज की इस वीडियो में। इस प्रोटेस्ट के पीछे का रीजन है रिजर्वेशन। स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कोटा सिस्टम को लेकर। वो कोटा सिस्टम जिसके मुताबिक 56% नौकरियां रिजर्व्ड हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, यानी 44% जॉब्स अवेलेबल हैं मेरिट बेसिस पर। इस कोटा सिस्टम में ज्यादातर नौकरियां रिजर्व्ड हैं फ्रीडम फाइटर्स के लिए। बांग्लादेश की इस सिचुएशन को समझने के लिए हमें 1971 की पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को समझना होगा। 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया की सेपरेशन हुई तो पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पहला हिस्सा था वेस्ट पाकिस्तान और दूसरा हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान एक दूसरे से 2000 किलोमीटर दूर थे। ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन उस टाइम 42 मिलियन थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन 34 मिलियन थी। लेकिन सारी की सारी पॉलिटिकल पावर वेस्ट पाकिस्तान के पास थी। यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान के साथ ना सिर्फ सोशल बल्कि लैंग्वेस्टिक डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। तो दोनों हिस्सों में लोग मुस्लिम थे, लेकिन दोनों की जुबान बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वेस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग उर्दू और पंजाबी बोलते थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में ज्यादातर लोग बंगाली बोलते थे। लेकिन आजादी के बाद पाकिस्तान ने उर्दू को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी। यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। वेस्ट पाकिस्तान को 70% बजट का मिलता था, जबकि ईस्ट पाकिस्तान को सिर्फ 30% मिलता था। नवंबर 1970 में जब भोला साइक्लोन आया तो 3 लाख लोग मारे गए ईस्ट पाकिस्तान में। One of the deadliest cyclone पिछली सेंचुरी का। World in 1970, a massive storm swept into the Bay of Bengal, drowning 500,000 people. It was one of the worst natural disasters anywhere. लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देने में कोई ज्यादा मदद नहीं करी। यहाँ तक कि पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन भी हुई। जब 1970 में इलेक्शन हुए तो इसके रिजल्ट बहुत शॉकिंग थे वेस्ट पाकिस्तान के लिए। ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने 169 में से 167 सीट जीत ली थी। इस टाइम नेशनल असेंबली की 313 सीट में से मेजोरिटी ईस्ट पाकिस्तान के पास मौजूद थी और इस वक्त अवामी लीग को लीड कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान। अब होना तो ये चाहिए था कि शेख मुजीबुर रहमान प्राइम मिनिस्टर बनते और ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों को लीड करते, लेकिन उस टाइम की मिलिट्री ने रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया और ईस्ट पाकिस्तान पर मार्शल लॉ इंपोज कर दिया, जिसके रिजल्ट में शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसओबीडियंस की मूवमेंट शुरू करी प्रोटेस्ट के तौर पर। इस टाइम वेस्ट पाकिस्तान की मिलिट्री ने बहुत जुल्म किए ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर। शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया और लाखों लोगों को मारा गया। एक जेनोसाइड हुआ ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर और करोड़ों लोगों को रिफ्यूज लेना पड़ा इंडिया में जाकर। इसके बाद था कि 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वार देखने को मिली, वही वार जिसमें इंडिया ने हेल्प करी और एक न्यू कंट्री बनी बांग्लादेश इंदिरा गांधी की मदद से। वो लोग जिन्होंने आजादी की ये जंग लड़ी वही लोग फ्रीडम फाइटर कहलाए। यही फ्रीडम फाइटर आज की सिचुएशन में रेलिवेंट है बांग्लादेश की। इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए कोटा सिस्टम का आगाज 1972 में लिबरेशन वार के बाद ही हो गया था। इस कोटा सिस्टम के मुताबिक 30% सरकारी नौकरियां फ्रीडम फाइटर के डिसेंडेंट के लिए रिजर्व्ड है। इसके अलावा 10% बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, 10% वुमेन्स, 5% एथनिक माइनॉरिटीज और 1% वो लोग जो डिसेबल है, इनके लिए रिजर्व्ड है। सबको मिलाकर 56% सरकारी नौकरियां रिजर्व्ड है।
और सिर्फ 44% ही नौकरियां मेरिट बेसिस पर अवेलेबल है। लेकिन जो मेन प्रॉब्लम है वो फ्रीडम फाइटर वाली 30% रिजर्व्ड नौकरियां हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इस कोटा सिस्टम में भी चेंजेस होते गए। 1997 में फ्रीडम फाइटर के बच्चों को शामिल किया गया इस कोटा सिस्टम में। 2010 में फ्रीडम फाइटर के पोतों को शामिल किया गया इस कोटा सिस्टम में। इस कोटा सिस्टम को लेकर पहले भी बहुत से प्रोटेस्ट होते रहे। 2018 में इस कोटा सिस्टम को खत्म कर दिया गया था स्टूडेंट के प्रोटेस्ट की वजह से। लेकिन मई में फ्रीडम फाइटर के कुछ बच्चों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली इस कोटा सिस्टम को लेकर। नहीं, हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को एक्सेप्ट किया और कहा कि इस कोटा सिस्टम की रिमूवल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसके बाद था कि प्रोटेस्ट दोबारा से स्टार्ट होने लग गए। ये वही टाइम था जब शेख हसीना ने स्टूडेंट को रजाकार कहकर पुकारा। आखिर कौन है ये रजाकार? आजादी की इस जंग में ईस्ट पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने वेस्ट पाकिस्तान की मदद करी, यही लोग रजाकार कहलाए। इसलिए बांग्लादेश में रजाकार के लफ्ज को एंटी नेशनल के तौर पर जाना जाता है, जिसके अरबिक मीनिंग है वॉलंटियर्स। अगर आज बांग्लादेश में किसी इंसान को सबसे बुरा समझा जाता है तो वो यही रजाकार है। इन रजाकारों को आइडेंटिफाई करने के लिए 2010 में सरकार ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बनाए। 2019 में वारफेयर मिनिस्टर AK मुजम्मिल हक ने 11,000 रजाकारों की लिस्ट पब्लिश करी पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करके। कई रजाकारों के ट्रायल तो इतने लंबे चले कि 2022 में 6 रजाकारों को फांसी की सजा दी गई। पाकिस्तान बांग्लादेश लिबरेशन वार में टोटल 50,000 रजाकारों ने वेस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ कोटा सिस्टम को लेकर थे? तो इसका जवाब सीधे तौर पर ना है। इस प्रोटेस्ट में हर तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। शेख हसीना के करीबी टॉप ऑफिशियल, फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर और टैक्स ऑफिसर की करप्शन वजह बनी प्रोटेस्ट की। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या ये कोटा सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल? देश के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29(3)(a) के मुताबिक वो सरकार को फेवर देता है कि वो बैकवर्ड एरियाज को एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन दे। क्लास 1 और 2 के मुताबिक इक्वलिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होना जरूरी है। समझ रहे हो दोस्तों, इक्वलिटी की बुनियाद पर सरकारी नौकरियां देना। लेकिन अगर आर्टिकल 29(1) को आर्टिकल 27 के साथ पढ़ा जाए तो 56% टोटली अनफेयर और अगेंस्ट द रूल ऑफ लॉ है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। इसका मतलब क्या है? 1972 से चलते आ रहा फ्रीडम फाइटर के लिए ये कोटा सिस्टम टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या यहाँ पर शेख हसीना की तरफ से दिया जाने वाला कोटा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ बगावत है? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। बाय द वे, शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी ही है। दोस्तों, अब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ये जो कोटा सिस्टम पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, इसकी मेन वजह अनएम्प्लॉयमेंट। बांग्लादेश की इस रिपोर्ट को देखिए, 5 में से हर एक स्टूडेंट के पास ना ही की नौकरी है और ना ही वो किसी क्लास में दाखिल। पिछले साल 3.5 लाख कैंडिडेट्स ने कम्पीट किया 3,300 जॉब्स के लिए। इसके अलावा एक कंप्लीट मिसमैच देखने को मिलती है यूनिवर्सिटीज में। पढ़ाया कुछ जाता है जबकि नौकरी की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। सब चीजों का मतलब क्या है? नौकरियों के लिए आने वाले कैंडिडेट्स की तादाद भरपूर है और नौकरियों की सख्त जरूरत है, लेकिन देश में नौकरियों और इंस्टीट्यूशन की सख्त कमी है। इस तरह के कोटा सिस्टम को इंडियन सुप्रीम कोर्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे चुकी है। मिस्टर बालाजी और मैसूर केस में, पी देवदासन और यूनियन ऑफ इंडिया रिजर्वेशन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और 1992 में इंदिरा सामे केस में भी 50% रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह चुकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसके अलावा इस कोटा सिस्टम में करप्शन के इल्जाम भी लगते हैं। बांग्लादेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बांग्लादेश सिविल सर्विस के एग्जाम कंडक्ट करवाता है, 25th बेसिक एग्जाम में 709 पोजीशन रिजर्व और 637 सीट वैकेंट थी। 31st और 35th एग्जाम के मुताबिक 648 सीट रिजर्व और 521 वैकेंट थी। आखिर इतनी ज्यादा सीट वैकेंट क्यों जा रही थी? 2010 में सरकार ने एक सर्कुलर मूव किया जिसके मुताबिक अगर कोई फ्रीडम फाइटर नहीं मिलता तो इसकी जो सीट्स हैं वो वेकेंट रहेंगी। स्टूडेंट्स के पास नौकरियां नहीं है और यहाँ फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए सीट्स वेकेंट पड़ी हुई हैं। इस सारी सिचुएशन पर कई गोदी यूट्यूबर और गोदी मीडिया फेक न्यूज फैला रहा है हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए। इस गोदी यूट्यूबर की सुनो। शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये एक छोटी शुरुआत थी शेख हसीना की गवर्नमेंट को हटाने की। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि शेख हसीना इस बार लगातार चौथी बार बांग्लादेश की पीएम बनने जा रही थी, जिससे बहुत सी इंटरनल और एक्सटर्नल पावर्स परेशान थी, जिसमें प्रो पाकिस्तानी बांग्लादेशी अपोजिशन पार्टी, जामियत इस्लाम और अमेरिका भी इंक्लूड है। इस साल जनवरी में सरकार फॉर्म होते ही ये प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। देख भाई, तेरी वीडियो की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन शायद तेरे में अकल की कमी है या तेरा रिसर्चर ही निकम्मा है। देख भाई, अपनी वीडियो में जिस पाकिस्तानी को तू कह रहा है कि ये प्रो पाकिस्तानी है, वो प्रो पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक जमात का लीडर है, जमीयत उलमा इस्लाम, जिसका नाम है मौलाना फजल रहमान।
जिस पार्टी की तू बात करना चाह रहा है वो बांग्लादेश की, जिसका नाम जमात इस्लामी है और उसके लीडर है शफीकुर रहमान। देख भाई, अपने दिमाग को घुटनों से निकाल कर यहाँ पर इस्तेमाल कर। ने अपनी पूरी वीडियो में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने का काम किया है। फिर ये नमूना अपनी वीडियो में कहता है कि कई हिंदू औरतों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम में। दूसरे दिन पाकिस्तान से ऐसी ही न्यूज देखने के लिए मिलती है। जुलाई 2023 में हिंदू गर्ल्स को अब्डक्ट करके फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया। अक्टूबर 2022 में लड़कियों को किडनैप करके उसी के किडनैपर से उसकी शादी करा दी गई। जून 2023 सुहानी शर्मा, एक हिंदू लड़की जिसको पाकिस्तान में अब्डक्ट करके फोर्सफुली कन्वर्ट। देख भाई, मुझे तेरी वीडियो देखकर ये नहीं लगा कि तूने ये वीडियो बांग्लादेश के क्राइसिस पर बनाई है, बल्कि मुझे तेरी वीडियो देखकर ये लगा कि तू हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने पर बनाई है। क्या सारे मुसलमान एक जैसे हैं? इसका जवाब सीधे तौर पर ना है। इस आर्टिकल को देखिए, गुलाल खतून को जिंदा जला दिया गया जब उसने शादी से इनकार किया। विक्टिम कौन? सतीश कुमार। इस रिपोर्ट को देखिए, एक आदमी ने अपने पार्टनर को मार दिया डाटा केबल इस्तेमाल करके और इसकी बॉडी को फ्रिज में स्टोर कर दिया और उसी दिन शादी भी कर ली। इस टाइम विक्टिम कौन? ढाबे वाला साहिल गहलोत। ऐसी खबरें ना ही आपको कोई गोदी चैनल दिखाएगा और ना ही कोई गोदी यूट्यूबर। आप लोगों को बस वही खबरें सुनाई जाती हैं जिसमें कोई मुस्लिम विक्टिम हो। इस सब चीजों का मकसद क्या है? हिंदुओं के दिलों में डर बिठाना कि सारे मुस्लिम एक जैसे ही होते हैं। यूपी के शामली डिस्ट्रिक्ट की इस रिपोर्ट को देखिए। अंशु और ईशा ने भागकर शादी की और कुछ देर बाद अंशु ने ईशा को मार दिया और उसकी बॉडी को कुएं में फेंक दिया और इसके ऊपर नमक लगा दिया ताकि बॉडी डिकम्पोज हो सके। द नेशनल क्राइम ब्यूरो की इस रिपोर्ट को देखिए। 2022 में औरतों को लेकर 4.5 लाख केसेस रिपोर्ट हुए। हर 51 मिनट में एक केस रिपोर्ट हुआ और हर 1 घंटे में 51 FIRs रिपोर्ट हुई। NCBR की इस रिपोर्ट को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये सारे केसेस हिंदुस्तान की औरतों को लेकर हुए? यकीनन नहीं। कई केसेस मुसलमान औरतों को लेकर हुए होंगे और कई केसेस दूसरे रिलीजन की औरतों को लेकर हुए होंगे। गोदी चैनल बांग्लादेश की इस प्रोटेस्ट के बाद फेक न्यूज फैला रहे हैं कि हिंदू माइनॉरिटीज पर अटैक हो रहे हैं। एक टेंपल को लेकर फेक न्यूज चलाई गई, एक स्कूल को लेकर फेक न्यूज चलाई गई कि स्कूल में जो कुछ हुआ वो रिलीजियस बेसिस पर हुआ, हालांकि इसमें जो कुछ हुआ वो पॉलिटिकल बेसिस पर हुआ। This video went viral on social media. The claim is that it was because of anti-Hindu violence that the building was set ablaze. But I'm here at the building and it was actually a school, 2 rooms built for students with disabilities. And when I asked the man who built the school why it was burnt down, he said it had nothing to do with religious persecution. ये सब फेक न्यूज इसलिए फैलाई जा रही है कि हिंदुओं में डर बिठाया जा सके और अगर हिंदुओं को बचाना है तो सिर्फ मोदी का साथ देना होगा। द वायर की इस न्यूज को देखिए। इंडिया मीडिया के 3 X हैंडल्स एशियन न्यूज इंटरनेशनल, ANI, NDTV और मिरर नाउ ने 80% जो खबरें चलाई वो फेक थी। वायर का मजीद कहना था कि इंडिया मीडिया गलत खबरें फैला रहा है। र्यूमर स्कैनर जो कि एक इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट है, इसने आइडेंटिफाई किया कि 50 X हैंडल्स ने फेक न्यूज फैलाई। 5 अगस्त से 13 अगस्त तक इन अकाउंट से होने वाली पोस्ट्स को 154 मिलियन लोगों ने विजिट किया। मैं नफरत फैलाने वाले नमूनों से कहना चाहता हूं, थोड़ी मर्यादा रखिए। BBC की इस न्यूज को देखिए। जब फेक न्यूज चलाई गई, हिंदू टेंपल पर अटैक की तो कई मुसलमानों ने इस हिंदू टेंपल को गार्ड किया। फेक न्यूज क्यों फैलाई जाती है? ताकि मुसलमानों को बदनाम किया जा सके और इनकी इमेज को खराब किया जा सके। यहाँ पर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ, बल्कि हिंदुओं के खिलाफ भी। कल को अगर कोई मर्डर केस रिपोर्ट हुआ हिंदू औरत के खिलाफ तो ये गोदी चैनल्स और गोदी यूट्यूबर फिर भी नहीं बोलेंगे। लोगों का दिन रात सिर्फ एक काम है, फेक न्यूज फैलाना और प्रोपोगेंडा करना। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट शेख हसीना को डिक्टेटर कहकर भी पुकारते हैं। इस डिक्टेटर की टर्म को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या होती है। एक डेमोक्रेसी क्या होती है? जिसमें मीडिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आजाद होते हैं और लोग पॉलिटिकली अवेयर होते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि हर 5 साल के बाद जाकर वोट कास्ट कर देना। लेकिन शेख हसीना के केस में क्या था? ना ही मीडिया आजाद और ना ही जुडिशरी आजाद। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शेख हसीना के साथी, एक रिटायर्ड जनरल शेख हसीना के साथी, कई पुलिस ऑफिसर शेख हसीना के साथी। क्या ये डिक्टेटरशिप नहीं? गोदी मीडिया और गोदी यूट्यूबर्स को छोड़ो, कई बीजेपी के पॉलिटिशियंस भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। ऐसा कि न्यूपर शर्मा का ये केस देखो, जिसने टीवी चैनल पर बैठकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऑब्जेक्शनेबल बातें की। इस वीडियो के एंड में मैं गोदी यूट्यूबर और गोदी चैनल्स वालों को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि कोई पॉजिटिव पैगाम फैलाओ अपने लोगों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी, ताकि तुम्हारे देश का भी कुछ भला हो और किसी दूसरे कंट्री का भी कुछ भला हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। अगर कोई ट्रेंडिंग टॉपिक और कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं।